नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। और हम डिस्कस कर रहे हैं जीएस और जीके का प्रैक्टिस सेट। आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। कोई भी अगर इन केस अगर किसी टॉपिक में डाउट है तो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। कोशिश करेंगे कि इस प्रैक्टिस क्लास में और आने वाली प्रैक्टिस क्लासेस में हम आपके डाउट्स को शामिल कर पाएं। ठीक है, शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस सेट 19 यानी कि 19वें नंबर का ये प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले 18 प्रैक्टिस सेट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप नए हैं, हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं, तो आप पीछे की क्लासेस जरूर देख लीजिए। आपको चैनल पर जाना है, प्लेलिस्ट पे क्लिक करना है और प्लेलिस्ट पे आपको मिल जाएगा जीएस बाई प्रेमपाल सिंह सर। तो वहां पे पूरी कंप्लीट क्लासेस हैं आपकी पीछे की और आगे की चली रही हैं। तो हमेशा जुड़े रहिए क्लास के साथ। ये रेगुलर क्लासेस होती हैं आपकी मंडे टू सैटरडे, सोमवार से लेकर शनिवार तक रेगुलर, रात को 8 बजे। ठीक है, इसके अलावा संडे को 8 बजे करंट अफेयर्स होता है, जो कि वीकली क्लास होती है एक। इसमें हम पूरे पिछले जो 12 महीने हैं उनका जो इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो कवर कर रहे हैं। तो इससे आपके एग्जाम में बहुत हेल्प होगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स प्रेसिडेंसीज कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ओवर द लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से वो कौन सा अनुच्छेद है, कौन सा आर्टिकल है जो यह कहता है कि अगर संसद, जो केंद्र की संसद है, भारत की संसद है, संसद या किसी राज्य की विधायिका, इन दोनों में से कोई भी कानून अगर ऐसा कानून बना देती हैं जो संविधान के अगेंस्ट में जाता है, संविधान के जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसके अगेंस्ट में जाता है, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है, तो ऐसा कानून अपने आप ऑटोमेटिक निरस्त हो जाएगा। तो ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो ये सब बातें कर रहा है कि अगर जो संविधान है उसके खिलाफ जाकर अगर कोई कानून बनाता है, चाहे संसद हो चाहे राज्य की विधायिका हो, वो कानून ऑटोमेटिक निरस्त हो जाएगा। ये वाली जो बात है वो कौन सा आर्टिकल बोल रहा है? तो आर्टिकल बोल रहा है आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 ऐसा बोल रहा है। और आर्टिकल 13 आता किस में है दोस्त? तो आर्टिकल 13 आता है फंडामेंटल राइट में। किस में आता है? फंडामेंटल राइट में आता है। फंडामेंटल राइट से संबंधित जो अनुच्छेद हैं, फंडामेंटल राइट से संबंधित जो अनुच्छेद हैं वो 12 से लेकर 35 तक है। 12 से लेकर 35 तक है फंडामेंटल राइट से रिलेटेड अनुच्छेद। फंडामेंटल राइट्स भारतीय संविधान के भाग 3 में है, भाग 3 में आता है। और वहीं ये जो फंडामेंटल राइट है इसका जो कॉन्सेप्ट है वो हमने कौन से देश से कॉपी किया है? तो कॉन्सेप्ट हमने अमेरिका से कॉपी किया है। ठीक है, अब फंडामेंटल राइट शुरुआत में तो 7 थे, लेकिन वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में कितने हैं? 6 हैं। 6 हैं। कौन सा एक कम हो गया? तो एक कम हो गया यहां संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार ये कम हो गया यहां। संपत्ति का अधिकार यानी कि राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी को 44वां संविधान संशोधन 1978 में के जरिए फंडामेंटल राइट की कैटेगरी से हटा दिया और उसको नया जगह दे दी, लीगल राइट बना दिया। उसको क्या बना दिया? लीगल राइट बना दिया आर्टिकल 300A में। ठीक है, जब ये फंडामेंटल राइट था संपत्ति का अधिकार, तब ये अनुच्छेद 31 में था। फिर इसको हटा दिया यहां से और यहां पहुंचा दिया। क्लियर? तो ये याद रखना है आपको। अगले प्रश्न की तरफ हम चलेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिलोंग टू अ डिफरेंट कैटेगरी। निम्नलिखित में से वो कौन सा संविधान का अनुच्छेद है जो अलग अलग कैटेगरी, अलग अलग श्रेणियों से जो है बना हुआ है, अलग अलग कैटेगरी से संबंध रखता है? तो बेटा वो है आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 ये आपका जो है आर्टिकल 19 जो भारतीय संविधान का है,
ये आपको 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं देता है, 6 प्रकार की फ्रीडम देता है ये आपको, है ना। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे अगर हम बात करें तो जैसे किसी भी जगह समूह में इकट्ठा होने की स्वतंत्रता है आपको, बस आपको ध्यान रखना है आपके पास कोई हथियार नहीं होने चाहिए। और कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता है आपको, कहीं भी घर लेकर सेटल होने की स्वतंत्रता है आपको, कोई भी व्यवसाय करने की स्वतंत्रता है आपको, कोई भी यूनियन बनाने की स्वतंत्रता है आपको, जैसे कि बैंक यूनियन हो गया, स्टूडेंट यूनियन हो गया। तो ये सब 6 प्रकार की, कोई किसी भी प्रकार से आप बोलने पर कोई पाबंदी नहीं है आपके। तो ये सब जो स्वतंत्रताएं हैं आर्टिकल 19 हमें देता है। तो आर्टिकल 19 इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वो 6 अलग अलग कैटेगरी से बिलोंग करता है। आर्टिकल 19 6 अलग अलग कैटेगरी से बिलोंग करता है। तो यही सवाल आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से वो कौन सा अनुच्छेद है जो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी से संबंध रखता है, बिलोंग करता है। तो आर्टिकल 19 इसका सही आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 19 भी फंडामेंटल राइट में आता है, क्योंकि फंडामेंटल राइट में 12 से 35 आते हैं, तो यहां पे ये 19 आता है। ठीक है, क्लियर। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 13। एक दिया है आपका कथन, ये दिया है कथन, ठीक, और ये दिया है रीजन यानी कि कारण। कारण, अब कथन और कारण पढ़ने के बाद आपको ये बताना है कि इन दोनों में से सही क्या है, सत्य कौन सा है, सत्य कौन सा है ये बताना है। तो हम पढ़ लेते हैं कथन क्या कह रहा है कि ये जो अनटचेबिलिटी है ना, अस्पृश्यता, ये जो अनटचेबिलिटी है, अस्पृश्यता, वो किसका है, स्ट्रक्चरल वायलेंस है, एक तरह से संरचनात्मक हिंसा है ये। आर्टिकल 17 आपको पता ही है, अनुच्छेद 17 जो छुआछूत का अंत करता है, अस्पृश्यता का अंत करता है, एबोलिश द अनटचेबिलिटी, उसको खत्म करता है। अगर अब कोई ऐसी प्रैक्टिस करता हुआ पाया गया तो उसके लिए सजा का प्रावधान है। रीजन, अनटचेबिलिटी हैज बीन प्रैक्टिस्ड, अनटचेबिलिटी जो ये देखने को मिलती है आपको, छुआछूत वाला जो व्यवहार करते हुए लोग नजर आते हैं, उच्च जाति के लोग निचली जाति के लोगों के साथ इस प्रकार व्यवहार करते हैं, बिहेवियर करते हैं, तो वो क्यों होता है, वो धार्मिक सेंसन्स की वजह से, धर्म के आधार पर कर लेते हैं। जो धार्मिक सेंसन्स हैं, रिलीजियस सैंक्शंस हैं, जो वेद हैं, पुराण हैं, उनमें जो बताई गई हैं चीजें, उसी बिहाफ पे हम जो है ये समाज में लोग इस प्रकार का प्रैक्टिस करते हुए नजर आते हैं, छुआछूत वाला व्यवहार देखने को हमें मिलता है। तो अब आपको बताना है कथन कारण में से कौन सही है या दोनों सही है। 12वां प्रश्न, 13वां, बताओ। तो देखो, आर भी सही है, ए भी सही है, यानी कि बोथ ए एंड आर ट्रू, और आर जो है ए की सही व्याख्या कर रहा है। आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी कि जो अनटचेबिलिटी है वो एक संरचनात्मक हिंसा है और इसे धार्मिक सेंसन्स के बिहाफ पे प्रैक्टिस किया जाता है। तो दोनों सही है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है, कौन सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें से 3 तो मैच करेंगे, चौथा मैच नहीं करेगा। कौन सा मैच नहीं कर रहा है देखते हैं। आर्टिकल 23 बात करता है कि मानव तस्करी नहीं होनी चाहिए, यानी कि जीवित मनुष्य की खरीदी और बिक्री नहीं होनी चाहिए। जो छोटे छोटे बच्चों को पकड़ के ले आते हैं फिर बेच देते हैं उनको, ऐसा अपराध है ये आर्टिकल 23 के अनुसार। तो ये तो सही बोल रहा है। बी देखते हैं, आर्टिकल जो 24 है वो फैक्ट्री में बच्चों
के रोजगार से संबंधित है, यानी कि अगर 14 साल से कम उम्र का बच्चा है, 14 साल से कम उम्र का बच्चा है और वो किसी कारखाने में काम नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, इस बात पर रोक लगाता है आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 कह रहा है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों से काम नहीं करवाया जा सकता। अगर कोई करवा रहा है तो ये अपराध है पूरी तरह से, ठीक है, तो ये तो सही है। सी, आर्टिकल 26 क्या कह रहा है? अपने धार्मिक मामलों के प्रबंधन के संबंध में, अपने धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता है आपको, तो ये भी सही है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। डी, आर्टिकल 29 कह रहा है फ्रीडम ऑफ इस्टेब्लिशमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बाय माइनॉरिटीज। तो देखो यहां पे ध्यान रखना है कि जो अल्पसंख्यक हैं, माइनॉरिटीज हैं, आर्टिकल 29 किसकी बात करता है? आर्टिकल 29 बात करता है कि प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, यानी कि अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा करना, ये आर्टिकल 29 कहता है। जब ये नहीं कहता आर्टिकल 29, ये नहीं कहता, आर्टिकल 29 कहता है ये अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करना है। और ये जो यहां एक्सप्लेनेशन है, ये जो एक्सप्लेनेशन पूरा दिया है, ये आर्टिकल 29 का नहीं है बल्कि ये आर्टिकल 30 का है। आर्टिकल 30 ये बात करता है जो आर्टिकल 29 में यहां बताया जा रहा है, आर्टिकल 29 ये बात करता है। तो ये दोनों आपस में मैच नहीं कर रहे हैं, तो आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। क्योंकि देखो जो सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार है, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार ये हमारा फंडामेंटल राइट है, इससे संबंधित आर्टिकल हैं 29 और 30, ठीक है। तो 29 में ये बात होती है और 30 में ये, और ये यहां 29 को ही बता रहे हैं ये, तो ये मैच नहीं कर रहा है, ठीक है, याद रहेगा। चलो अगला प्रश्न आप पढ़िए। Which one of the following is regarded as a protector of fundamental right of citizens and guardian of the Constitution of India? निम्नलिखित में से वो कौन सी संस्था है जिसे मौलिक अधिकारों का संरक्षक बोला जाता है, साथ ही साथ संविधान का संरक्षक भी बोला जाता है? गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और जो सिटीजन है, नागरिक हैं, नागरिकों को जो मौलिक अधिकार मिले हैं, मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करने की भी जिम्मेदारी उसी की है, और संविधान का संरक्षक भी उसे बोला जाता है। तो इनमें से वो कौन सी संस्था है जिसे संविधान का संरक्षक भी बोला जाता है और नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षक भी बोला जाता है? तो सुप्रीम कोर्ट है। क्या है? सुप्रीम कोर्ट। तो जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है, जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है, वो क्या है? संविधान का संरक्षक है। तो अगर कोई मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है या संविधान के खिलाफ जाता है, तो सर्वोच्च न्यायालय के पास एक शक्ति है रिट जारी करने की। रिट यानी कि आदेश कह सकते हैं आप इसको, आदेश जारी करने की। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 32 के तहत, ठीक है। वहीं जो हाई कोर्ट्स हैं, स्टेट में जो हाई कोर्ट्स होते हैं, हाई कोर्ट्स भी रिट जारी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 226, ठीक है, याद रखना। और हाई कोर्ट के बारे में ये ध्यान रखना आप कि एक हाई कोर्ट एक से ज्यादा राज्यों के लिए भी काम कर सकता है, जैसे कि हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़, इन तीनों के लिए एक ही कॉमन हाई कोर्ट है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट। चलो आगे हम बात करेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल वॉज टर्म्ड एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान का हृदय
और आत्मा कहा गया है। किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा भारतीय संविधान की हार्ट और मतलब हृदय और आत्मा कहा गया है? तो वो और कोई नहीं, आर्टिकल 32 है। ये आर्टिकल 32 एक फंडामेंटल राइट है। और कौन सा फंडामेंटल राइट है ये? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज ये आपका फंडामेंटल राइट है, छठवा कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा दी है। क्यों? क्योंकि अगर किसी भी फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है तो उसकी सुरक्षा के लिए आर्टिकल 32 है फंडामेंटल राइट में। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके सामने, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर द आइडियल्स ऑफ वेलफेयर स्टेट? निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का वो कौन सा भाग है जिसमें समाज कल्याण, लोक कल्याण की बात की जाती है? लोक कल्याण को ध्यान में रखते हुए उस भाग को शामिल किया गया है। वेलफेयर स्टेट, कल्याणकारी राज्य, कल्याणकारी राज्य। भारतीय संविधान का वो कौन सा भाग है जिसमें कल्याणकारी राज्य के लिए प्रयास किए जा रहे हैं? तो ए आंसर हो जाएगा इसका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि डीपीएसपी आप इसको कहते हैं। डीपीएसपी यानी कि राज्यों के नीति निदेशक तत्व, राज्यों के नीति निदेशक तत्व। ठीक है, तो इसमें वो चीजें बताई गई हैं कि सरकार जब भी कोई नियम, कानून, पॉलिसी, नीति बनाए तो डीपीएसपी में कही गई बातों को अपने कानून में शामिल करने की कोशिश करे, जिससे कल्याणकारी राज्य बन सके, लोगों का कल्याण हो सके, लोगों को फायदा पहुंच सके। ठीक है, तो ये जो डीपीएसपी है, डीपीएसपी ये जो कॉन्सेप्ट है हमने कहां से लिया है? ये जो कॉन्सेप्ट हमने लिया है कहां से? डीपीएसपी का कॉन्सेप्ट कहां से लिया है? आयरलैंड से। आयरलैंड से लिया है। और इससे संबंधित ये कौन से भाग में आता है? तो भाग 4 में आता है। और इससे संबंधित अनुच्छेद कौन से हैं? आर्टिकल्स हैं 36 से लेके 51 तक। ठीक, तो ये याद रखना है आपको। तो जो वेलफेयर स्टेट की लिए प्रयास करता है वो कौन सा भाग है भारतीय संविधान का? वो भाग है आपका भाग 4, डीपीएसपी से संबंधित। ठीक है, आगे लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दी है और करेक्ट आंसर बताना है आपको। ठीक है, तो ए एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स, ये किस में आता है? एवोल्यूशन ऑफ टाइटल, किसी भी प्रकार की पदवी का अंत, तो ये आपका आता है फंडामेंटल राइट्स। कहां गया? हाँ, ये रहा तीसरा वाला फंडामेंटल राइट, ये आता है फंडामेंटल राइट में। कलर चेंज कर लेता हूं मैं। फिर है आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, ये आएगा आपका डीपीएसपी में। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत डीपीएसपी में आएगा। टू प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन बिटवीन द एज 6 to 14, 6 से 14 साल तक के बच्चों को एजुकेशन के अवसर प्रदान करना, ये किस में आएगा आपका? ये आएगा फंडामेंटल ड्यूटीज में। ठीक है, और वहीं जो है इंडिया दैट इज भारत, ये किस में आएगा? यूनियन एंड इट्स स्टेट। ठीक है, तो आंसर इसका 18वें का आंसर हो जाएगा आपके सामने। 18वें का आंसर है क्या? ये मैच कर लो तो बी आंसर आ जाएगा 3rd 1 4 2। ठीक है, चलो आगे बात करेंगे।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, निम्नलिखित में से डीपीएसपी में क्या जुड़ा हुआ है, कौन सी चीज डीपीएसपी से संबंधित है। तो ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग, मानव तस्करी पर रोक लगाना, ये डीपीएसपी में नहीं आता, ये फंडामेंटल राइट में आता है। दूसरा, ऐसे पदार्थों का सेवन नहीं करना है, ऐसे तरल पदार्थों का सेवन नहीं करना है जो हेल्थ के लिए खतरनाक हो, यानी नशीले पदार्थ, तो ये आपका दिया है, दूसरा डीपीएसपी में आता है। तो 2 ओनली, क्या होगा 2 ओनली। फिर है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमिटी कमीशन रिकमेंडेड द इंक्लूजन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटी इन कॉन्स्टिट्यूशन, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का वो जो कौन सा कमीशन है, कौन सी समिति है जिसने सिफारिश की कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े जाने चाहिए। तो मौलिक कर्तव्यों की सिफारिश करने वाली कमेटी थी स्वर्ण सिंह कमेटी। स्वर्ण सिंह कमेटी ने सिफारिश की और इस सिफारिश के आधार पर 42वां संविधान संशोधन करके 1976 में टोटल 10 फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी गई। और ये फंडामेंटल ड्यूटी का जो कॉन्सेप्ट हमने रूस से लिया है, रसिया से लिया है। फंडामेंटल ड्यूटी से संबंधित आर्टिकल 51A है और भाग है आपका 4A, भाग 4A, ठीक है। तो शुरू में 10 फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी गई, बाद में एक और फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी गई, तब 11 हो गई। ये कौन सी, उसके लिए 86वां संविधान संशोधन किया 2002 में। और एजुकेशन से संबंधित जो फंडामेंटल ड्यूटी है कि सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल भेजें, तो वो फंडामेंटल ड्यूटी 2002 में जोड़ी गई, जो कि 11वें नंबर की थी। तो शुरुआत में फंडामेंटल ड्यूटी 10 थी, लेकिन वर्तमान में 11 है, ठीक है, याद रहेगा। आई होप क्लियर है। चलो, तो इसका रिवीजन करते रहिए, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।